दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आजकल आईपीओ का सीजन चल रहा है। इतनी तो नई मूवीज नहीं आ रही जितने की हर दिन नए आईपीओ आ रहे हैं और लोगों को ह्यूज लिस्टिंग गेन्स हो रहे हैं। जैसा कि आपको पता है रिसेंटली ही बर्गर किंग का आईपीओ आया था जो कि 157 टाइम्स और सब्सक्राइब हुआ था और लोगों ने अच्छा एक लिस्टिंग गेन उस पर पाया। तो दोस्तों बर्गर किंग का और मैकडी का बर्गर तो आपने खाया ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस बर्गर में जो ऊपर का बन होता है वो कौन सी कंपनी बनाती है? तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी कंपनी के आईपीओ के बारे में जो कि बर्गर किंग के, मैकडी के, पिज्जा हट के ब्रेड एंड बन सप्लाई करती है और अब मार्केट में लिस्ट होने जा रही है। तो अब आप भी उसमें इन्वेस्ट करके पैसे कमा सकते हो। लेकिन क्या सच में ये कंपनी प्रॉफिटेबल होती है? क्या सच में इनमें इन्वेस्ट करके हमें फायदा हो सकता है? इन कंपनीज का बिजनेस मॉडल क्या होता है, कैसे ये काम करती हैं, ये सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल ज्ञान। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आगे जाने से पहले मैं चाहूंगा कि आप फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं आगे आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव कोई भी वीडियो लेकर आऊं शेयर मार्केट से जुड़ी, इकोनॉमिक्स से जुड़ी, तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सके। तो दोस्तों आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है मिसिस बेक्टर फूड। अगर आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हो तो इनका कोई ना कोई प्रोडक्ट आपने जरूर यूज किया होगा। अब आप कहेंगे कि क्या हमने इनका प्रोडक्ट यूज किया होगा, लेकिन हमने तो इस कंपनी का नाम कभी सुना नहीं। तो दोस्तों ये नाम आपने जरूर सुना होगा, क्रीमिका। कुछ आया याद? इसके बिस्किट जरूर खाए होंगे आपने। तो दोस्तों क्रीमिका ब्रांड की जो पेरेंट कंपनी है वो है मिसिस बेक्टर फूड। एक्चुअली मिसिस बेक्टर फूड जो कंपनी है जिसका आईपीओ आने वाला है उसके अंडर दो ब्रांड काम करते हैं, क्रीमिका और इंग्लिश ओवन। क्रीमिका के अंडर वो अपने बिस्किट्स बनाते हैं जो कि नॉर्थ इंडिया में काफी फेमस हैं और मिड रेंज और प्रीमियर रेंज बिस्किट मार्केट में तो काफी एक अच्छा शेयर वो नॉर्थ इंडिया में होल्ड करते हैं। और इंग्लिश ओवन के अंडर वो लोग ब्रेड्स एंड बन्स बनाते हैं जो कि मैकडोनल्ड्स, पिज्जा हट, बर्गर किंग जैसी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स को वो सप्लाई करते हैं। तो दोस्तों अगर हम इस कंपनी की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो ये कंपनी मिसिस रजनी बेक्टर ने 1978 में स्टार्ट करी थी। उस टाइम पे वो अपनी ही रेसिपीज से बिस्किट्स, ब्रेड्स, बन्स वगैरह बनाती थी। उसके बाद उन्होंने कंपनी स्टार्ट करने के बाद क्रीमिका और इंग्लिश ओवन उनके काफी हिट ब्रांड्स रहे और आज अगर आप देखोगे तो एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स इनके हैं। और इंडिया की बिस्किट मार्केट जो कि करीब $380 बिलियन की है उसमें ये कंपनी 1% स्टेक होल्ड करती है। उसके अलावा बड़े बड़े जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट है जैसा कि मैंने आपको बताया, बर्गर किंग हो गया, पिज्जा हट हो गया, उनसे कंपनी का एक काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशन है और काफी सालों से उनके साथ वो बिजनेस करते आ रहे हैं और उनको ब्रेड एंड बन सप्लाई करते हैं। तो दोस्तों ये तो बात करी हमने कंपनी के बारे में। अब अगर हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो हमें इस कंपनी की इंडस्ट्री को समझना चाहिए जिसमें ये ऑपरेट करती है, कि इसके कंपटीशन क्या है, क्या वो इंडस्ट्री फ्यूचर में ग्रो करेगी या नहीं, क्या क्या इस कंपनी के सामने चैलेंजेस हैं और क्या ये उन चैलेंजेस को ओवरकम करके हमें एक अच्छा रिटर्न फ्यूचर में दे सकती है या नहीं। तो दोस्तों अगर बिस्किट इंडस्ट्री की ग्रोथ की हम बात करें तो वो 4 चीजों पे डिपेंड करती है। पहला तो हो गया हायर इनकम। जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो उनकी कंजम्पशन पावर बढ़ेगी और ऐसा देखा गया है कि जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है तो वो बाहर का खाना ज्यादा कंज्यूम करते हैं, बाहर जाएंगे, खाना खाएंगे, तो बिस्किट का भी मार्केट शेयर गेन होगा, ब्रेड्स एंड बन का भी मार्केट शेयर गेन होगा और कंपनी को बेनिफिट होगा। दूसरा है चेंजिंग लाइफस्टाइल। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि आजकल लोग जो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, जो रोड साइड हमारी मार्केट होती है, उससे शिफ्ट करके ऑर्गेनाइज्ड स्टोर जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट है जैसे मैकडी है, बर्गर किंग है, उसमें जाकर खाना ज्यादा पसंद करते हैं। तो जब उनकी सेल अच्छी होगी तो ब्रेड्स एंड बटर की ज्यादा कंजम्पशन होगी और ओवरऑल कंपनी को बेनिफिट होगा। तीसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो इस प्रोडक्ट की कहां से डिमांड आ रही है, कौन से रीजन से कितनी डिमांड आ रही है, वहां पे हमारी फैक्ट्री होना, टाइम पे उस प्रोडक्ट को डिलीवर करवाना, ये भी एक काफी बड़ा रोल प्ले करता है बिस्किट इंडस्ट्री की ग्रोथ में। और चौथा है अफोर्डेबिलिटी। जिस रीजन में हम ऑपरेट कर रहे हैं क्या हमारा प्रोडक्ट उन लोगों की इनकम के अकॉर्डिंग अफोर्डेबल है या नहीं। तो ये 4 फैक्टर्स पर जो कंपनी फोकस करती है तो वो डेफिनेटली बिस्किट मार्केट में ग्रोथ कर सकती है। वहीं अगर हम इंडिया का पर कैपिटा कंजम्पशन देखें बिस्किट और ब्रेड्स में तो वो 16% से इंक्रीज हुआ है पिछले 5 सालों में। और उसको अगर हम यूके और यूएसए जैसी कंपनी से कंपेयर करें तो यूके का 13.6 है, यूएसए का 10 है, जापान का 7.2 है, श्रीलंका का 4 है और इंडिया का भी सिर्फ 2.5 है। यानी कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी इसमें हमें दिखती है। अगर इंडिया की पर कैपिटा इनकम बढ़ती है
तो इंडिया का पर कैपिटा बिस्किट कंजम्पशन भी आने वाले टाइम में बढ़ेगा। वहीं अगर दोस्तों आप बिस्किट मार्केट को देखोगे तो बिस्किट मार्केट में जनरली दो टाइप के प्लेयर्स ऑपरेट करते हैं, एक ब्रांडेड और एक नॉन ब्रांडेड। ब्रांडेड प्लेयर्स जैसे पार्ले जी हो गया, ब्रिटानिया हो गया या फिर क्रीमिका हो गया, और नॉन ब्रांडेड प्लेयर्स जैसे कि घर में लोग बिस्किट्स बनाते हैं या फिर आपकी लोकल बेकरी पे जो बिस्किट्स मिलते हैं वो वाले प्लेयर्स। तो अगर आप नंबर्स में देखोगे तो 2015 में 9.2% शेयर नॉन ब्रांडेड बिस्किट प्लेयर्स के पास था, जो कि कम होकर 2025 तक 5% हो जाएगा। यानी बिस्किट मार्केट्स का जो शेयर है वो ब्रांडेड प्लेयर्स का बढ़ेगा, और जब ब्रांडेड प्लेयर्स का बढ़ेगा तो जो हमारी लिस्टेड कंपनीज है उनको भी बेनिफिट होगा। लेकिन दोस्तों एक जो सबसे बड़ा थ्रेट इस कंपनी को है वो ये है कि ब्रांडेड प्लेयर्स अगर आप मार्केट में देखते हो तो 380 बिलियंस की मार्केट है बिस्किट्स की, और उसमें बड़े बड़े प्लेयर्स जैसे ब्रिटानिया हो गया, पार्ले जी हो गया, उनके साथ ये कंपनी compete कर रही है, जिनके पास जैसे ब्रिटानिया के पास तो 28% शेयर है मार्केट का, पार्ले जी के पास 27% है, लेकिन क्रीमिका के पास सिर्फ 1% शेयर है मार्केट का। तो हो सकता है आने वाले टाइम में अगर ये अच्छे प्रोडक्ट्स बनाएं, अपने बिजनेस को स्केल करें, तो हो सकता है मार्केट शेयर गेन कर लें। ये तो हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा। तो दोस्तों इस चीज को हम कंपनी की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस में डीप में डिस्कस करेंगे। अभी पहले हम इंपॉर्टेंट डेट्स और कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। तो दोस्तों कंपनी का आईपीओ 15 दिसंबर को आने वाला है। लास्ट डेट आईपीओ में अप्लाई करने की 17 दिसंबर है। आपकी शेयर की अलॉटमेंट 22 दिसंबर को हो जाएगी। जिन जिन को शेयर नहीं मिलेगा उनका पैसा रिफंड 23 दिसंबर को हो जाएगा, और जिन जिन को शेयर मिल जाएगा उनको 24 दिसंबर को उनके डीमैट अकाउंट में वो शेयर क्रेडिट हो जाएंगे, और आईपीओ 28 दिसंबर तक स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हो जाएगा। वहीं अगर आप आईपीओ का प्राइस बैंड देखो तो वो 286 to 288 है, और मिनिमम लॉट साइज 50 शेयर का है, यानी कि आपको 14 से 15 हजार रुपए अपने अकाउंट में रखने पड़ेंगे अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हो। तो दोस्तों ये थी इंपॉर्टेंट डेट्स। अब बात करते हैं कि ये कंपनी आईपीओ कर क्यों रही है। तो दोस्तों किसी भी कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले हमें एक चीज जरूर देखनी चाहिए कि कंपनी जो पैसा उठा रही है वो उस पैसे का क्या करने वाली है। कंपनी का आईपीओ करने के दो रीजन हो सकते हैं, या तो प्रमोटर्स अपना स्टेक बेचकर उस पैसे को कहीं और यूज करना चाहते हैं, या फिर कंपनी पैसे रेज करके और ज्यादा प्लांट एंड मशीनरी लगाना चाहती है, या और एक्सपेंशन करना चाहती है, और ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खोलना चाहती है। तो इस चीज को पता करने के लिए हम जब कंपनी का आरएचपी पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली दिया होता है एक ऑफर फॉर सेल और एक फ्रेश इशू। ऑफर फॉर सेल का मतलब होता है कि कंपनी के प्रमोटर्स अपने शेयर बेच के उस पैसे को यूज करना चाहते हैं, और फ्रेश इशू का मतलब होता है कि कंपनी नए शेयर इशू करने वाली है और उस पैसे को कंपनी के एक्सपेंशन में यूज करेगी, ना कि कंपनी के पार्टनर्स जो कि अपना शेयर बेच के उस पैसे को खुद यूज करना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर हम इस कंपनी की बात करें तो ये आईपीओ करीब 540.45 करोड़ का है, जिसमें से 500 करोड़ तो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपना शेयर बेच रहे हैं और उस पैसे को वो खुद यूज करेंगे, और 40.45 करोड़ के कंपनी नए शेयर इशू कर रही है, जिससे कि कंपनी पंजाब में एक नई यूनिट सेटअप करने वाली है। तो उसके सेटअप में मशीनरी में जो भी कॉस्ट आएगी वो पैसा कंपनी उसके लिए यूज करेगी। अब आप इसको अपने इन्वेस्टर वाले दिमाग से सोचिए कि अगर कोई एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर किसी कंपनी से अपना शेयर बेच रहा है तो वो क्यों बेच रहा होगा। क्या आपको नहीं लगता कि मैक्सिमम शेयर इस आईपीओ का इन्वेस्टर्स की एग्जिट के लिए यूज किया जा रहा है? ये डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस पॉइंट ऑफ व्यू पे आपकी क्या राय है कि कंपनी से अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपना शेयर बेच के निकल रहे हैं तो उसकी क्या वजह हो सकती है, और उसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि कंपनी कितना रेवेन्यू कमाती है, कितना प्रॉफिट कमाती है, और कितना कंपनी पे लोन है। तो दोस्तों अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 2017 में कंपनी का रेवेन्यू 603 करोड़ था, जो कि 2020 में बढ़कर 714 करोड़ हो गया। इसको अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो करीब 5% की ये ग्रोथ है। तो अकॉर्डिंग टू मी मुझे नहीं लगता ये काफी अच्छी ग्रोथ है। वहीं अगर आप कंपनी का प्रॉफिट देखो तो वो भी सिर्फ 5-6% की ही ग्रोथ दिखा रहे हैं, जो कि एक ज्यादा अच्छा नंबर नहीं है। लेकिन अगर आप कंपनी का डेट देखो तो वो 2017 में करीब 35 करोड़ का था, जो कि 2020 में बढ़कर 85 करोड़ का हो गया। तो ये डेट काफी अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि कर्जा कंपनी का बढ़ना चाहिए या फिर कम होना चाहिए? ये डिसीजन भी मैं एज ए इन्वेस्टर आप पर छोड़ता हूं, क्योंकि पैसे आपको लगाने हैं तो आप अपनी एनालिटिकल थिंकिंग लगाकर सोचिए, समझिए और कमेंट करके मेरे को भी बताइए कि आपकी इस पर क्या थिंकिंग है। वहीं अगर आप कंपनी का पीई रेशो देखो तो वो करीब 54 निकल कर आता है आफ्टर लिस्टिंग, और अगर आप इंडस्ट्री का पीई रेशो देखो तो वो 58 है, और अगर आप ब्रिटानिया का पीई रेशो देखो जो
कि इसकी कॉम्पिटिटर कंपनी है तो उसका पी रेशो 52 है। तो मेरे हिसाब से कंपनी का पी रेशो भी काफी हाई है, यानी स्टॉक काफी हाई है। वहीं दोस्तों जब मैं कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी देख रहा था तो एक काफी इंटरेस्टिंग चीज मेरे को देखने को मिली कि बिस्किट इंडस्ट्री जो ऑपरेट करती है वो दो तरीके से ऑपरेट करती है। या तो वो अपनी इन हाउस प्रोडक्शन करते हैं, यानी खुद अपने सारे बिस्किट्स बनाते हैं, या फिर कुछ पोर्शन वो दूसरी कंपनी से भी कॉन्ट्रैक्ट पर बनवा सकते हैं और फिर उसको अपनी ब्रांडिंग करके सेल कर सकते हैं। तो जब मैं ये नंबर्स देख रहा था तो मैंने पाया कि क्रीमिका कंपनी 100% इन हाउस प्रोडक्शन करती है, यानी सारे बिस्किट्स वो अपने खुद ही बनाते हैं। इसको अगर आप अदर कंपनी से कंपेयर करो तो जैसे ब्रिटानिया जैसी कंपनी 65% इन हाउस मॉडल यूज करती है और बाकी वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर उस बिस्किट को बनवाती है। तो मुझे लगा ये तो काफी एक अच्छा पॉइंट है, लेकिन जब मैंने उसको आगे पढ़ा और उसको रिटर्न ऑन इक्विटी से कंपेयर किया तो ब्रिटानिया का रिटर्न ऑन इक्विटी काफी ज्यादा था एज कंपेयर टू दिस कंपनी। तो ऐसा क्यों था? क्योंकि ब्रिटानिया अपनी काफी कॉस्ट कम कर लेता है, क्योंकि ब्रिटानिया दोनों मॉडल यूज करता है। कुछ वो इन हाउस प्रोडक्शन भी करते हैं और कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भी करवा लेते हैं, लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी आपको सेम मिलती है। वहीं क्रीमिका जैसी कंपनी 100% इन हाउस प्रोडक्शन करती है, जिससे कि जब उनको बिजनेस स्केल करना पड़ता है तो नई इंडस्ट्री लगानी पड़ती है, नई मशीन लगानी पड़ती है, और ये एक काफी असेट हैवी इंडस्ट्री है, जिससे कि इनका रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि एज ए इन्वेस्टर हमें कौन सा बिजनेस मॉडल यूज करना चाहिए जिसपे हमें हमारी इक्विटी पर ज्यादा रिटर्न मिलता हो? ऐसी कंपनी हमें चूज करनी चाहिए या फिर ऐसी कंपनी जो अपने प्रोडक्ट्स खुद बनाती है, भले ही रिटर्न ऑन इक्विटी कम आ जाए लेकिन वो प्रोडक्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती? तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस पर आपके क्या विचार हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कंपनी के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में। तो कंपनी की स्ट्रेंथ अगर मैं आपको बताऊं तो कंपनी का एक काफी वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, काफी सारे बिस्किट्स के ब्रांड्स हैं, काफी अच्छा एक टाई अप है बड़ी बड़ी QSR चेन से। तो हो सकता है आने वाले फ्यूचर में कंपनी काफी ग्रो कर जाए और एक अच्छा खासा मार्केट शेयर गेन कर ले। उसके अलावा कंपनी 64 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है, तो उसमें 12% मार्केट शेयर वेक्टर फूड्स का है। उसके अलावा काफी एक अच्छी एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है जो कंपनी को आगे ले जा सकती है और कंपनी को ग्रो कर सकती है। तो दोस्तों कंपनी के वीकनेसेस की अगर मैं बात करूं तो ये इंडस्ट्री काफी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। तो अगर आपको स्केल अप करना हो बिजनेस तो काफी कैपिटल आपको लगानी पड़ती है नए प्लांट्स खोलने में, मशीनरी लगाने में और उनको सेटअप करने में। उसके अलावा ये एक काफी कॉम्पिटिटिव मार्केट है। जैसा कि मैंने बताया कि बिस्किट मार्केट में कंपनी का 1% शेयर है और उसको कम्पीट ब्रिटानिया, ITC, पार्ले जैसी कंपनी से करना है फ्यूचर में। उसके अलावा कंपनी के पास कोई स्ट्रॉन्ग एडवांटेज नहीं है जिससे कंपनी खुद को औरों से अलग बना सके। और QSR चेन्स में भी एक ट्रेंड देखा गया है कि वो लोग भी अपने ब्रेड्स एंड बन्स खुद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर QSR चेन्स फ्यूचर में अपने ब्रेड्स एंड बन्स खुद बनाती है तो कंपनी को काफी ह्यूज लॉसेस झेलने पड़ सकते हैं। और चौथी वीकनेस जो मेरे को सबसे ज्यादा चुभती है कि इन्वेस्टर्स अपना स्टेक बेच रहे हैं। तो दोस्तों ये था हमारा एनालिसिस वेक्टर्स फूड के ऊपर। एक डीप एनालिसिस हो गया, ये काफी बड़ी वीडियो हो गई, लेकिन इसमें हमने हर पॉइंट को टच किया है। एज ए इन्वेस्टर आपको कैसे सोचना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, हर चीज के बारे में हमने बात करी है। और काफी मेहनत लगती है ऐसी रिसर्च करने में, तो मैं चाहूंगा आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और कोई भी अगर आपका सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव शेयर मार्केट से जुड़ी, इकोनॉमिक्स से जुड़ी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम आगे आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आए तो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सको। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहें, बने रहें। थैंक यू सो मच।